हेलो गाइस, हालांकि ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी वीडियो को लाइक और डिसलाइक करने की कोशिश करा करें। लेट्स गेट स्टार्टेड एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हमें फायर रेस्क्यू टीम दिखाई जाती है। ये सारे बॉयज बड़े ही बेफिक्र होकर खाना खा रहे होते हैं क्योंकि अभी तक कोई अलार्म नहीं बचा हुआ होता है, इसीलिए। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि ऑपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होती है, जिसका नाम सुचिन होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर फायर अलार्म बजने लगता है। अब ये सभी बॉयज़ आप अपनी शर्ट्स और आप अपनी यूनिफॉर्म पहनकर एकदम तेज़ी से तैयार होकर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए रेडी हो जाते हैं और गोली की तरह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसी टाइम पर हमें डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था और वो अब अपने हाथ और मुंह धो रही होती है और इसके बाद वो खाना खाने बैठती है जो कि अब ठंडा हो चुका होता है। दूसरी तरफ जो रेस्क्यू टीम थी उसका जो लीडर होता है उसको चोट लगी होती है और वो उसी डॉक्टर के पास आता है। इन दोनों की नज़रों से तो ये लग रहा होता है कि इनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और ये एक दूसरे को अच्छी खासी तरह जानते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर उसे देखती उससे पहले ही वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अब डॉक्टर भी उसी के पीछे जाती है। पता नहीं डॉक्टर को क्या हो गया था, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। और यही हमारे ड्रामे का मेल लीड होता है जिसका नाम सोंग येन है। अब सोंग येन यहाँ पे अकेला बैठा हुआ एक लाइटर को हाथ में लेकर काफी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और अब हमें इसकी सोच भी दिखाई जाती है जो कि अपने स्कूल टाइम पे सोच रहा होता है जब डॉक्टर यंग होती है और शायद इनकी लव स्टोरी स्कूल टाइम से हो, ये देखेंगे हम आगे। खैर अभी ये सारे बॉयज अपने लीडर की बुराइयां कर रहे होते हैं, तभी पीछे से इनका लीडर आकर इन्हें याद दिलाता है कि वो आ चुका है और ये उसी के मुंह पर उसकी बुराई कर रहे हैं। इसके बाद लीडर सोंग के पास जाता है और उसे पानी और दवाई देता है क्योंकि उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें ये लगता है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह समझते भी हैं। और यहाँ पर लीडर समझ गया होता है कि सोंग को ज़रूर कोई ना कोई तो टेंशन ज़रूर है जो कि वो इतना ज़्यादा परेशान है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक रईस ज़्यादा बहस कर रहा होता है कि एक फायर फाइटर के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों, ये तो आर्मी और मिलिट्री की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा टफ है और आखिरकार हमें इतनी सख्त ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है और कोई भी बंदा जो इतनी सख्त आप ट्रेनिंग करवाते हो इसे कंप्लीट नहीं कर सकता है। कि तभी वहाँ पे सोंग येन आता है और वो जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर दिखाता है और वो इसे महज 20 सेकंड के अंदर ही वो मिशन कंप्लीट करके दिखाता है और उनके डिपार्टमेंट के अंदर ये रिकॉर्ड सोंग ने ही बनाया होता है जिससे कि उस रईसजादे को काफ़ी शर्म महसूस हो रही होती है। अब सोंग आकर बोलता है कि मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। हमें लोगों की जान बचानी है और हमारा एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। एक एक मिनट में हम कई लोगों की जान गंवा सकते हैं और बचा सकते हैं। अब न्यू कमर्स को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर दिखाई जाती है, उसके जानकार डॉक्टर की कॉल आती है और उससे पता चलता है कि उसी के सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है और उसे रेस्क्यू के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सोंग यान भी अपने मिशन के लिए अब रेस्क्यू टीम के साथ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसके फायर ट्रक के रास्ते में एक स्पोर्ट्स कार आ जाती है। लेकिन सोंग यान यहाँ पर गाड़ी के मालिक का पता पूछने की बजाय उस स्पोर्ट्स कार को ही ठिकाने पे लगा देते हैं और उसे साइड में लगा देते हैं जिससे कि वो स्पोर्ट्स कार काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई होती है। लेकिन उनकी गाड़ी का रास्ता बन ही गया होता है जिससे कि फायर ट्रक जा सकता था आसानी से और वहाँ पर अब जाता है तो दरवाजे पर ही उसे डॉक्टर की मुलाकात हो जाती है। डॉक्टर एक इमरजेंसी डॉक्टर थी, इसीलिए वो वहाँ पर आई थी और वो उन्हीं के पीछे चलने लगती है। सोंग उसे देखकर हैरान तो काफ़ी हुआ होता है लेकिन वो उससे बात नहीं करता और अपने काम में लग जाता है। डॉक्टर काफ़ी सैड हो जाती है। सोंग की टीम काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होती है, इसलिए वो जरा सा भी समय खर्च किए बगैर ही पलक झपकते बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और रेस्क्यू करने लग जाती है। अब वे बहुत अच्छी तरह से रेस्क्यू कर रहे होते हैं। बिल्डिंग का मालिक है वो बोल रहा होता है कि तुम अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ जो जनता है वो भी उन्हें बुरा भला कह रही होती है। अब एक तो यार इतने प्रोफेशनल तरीके से काम करो, इतने पसीना बहाकर तो रेस्क्यू टीम में भर्ती हो और ऊपर से जनता का भी गुस्सा झेलो, हद है। अब हमें डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि सोंग को ही देख रही होती है और सोंग की टीम काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थी, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर घुसकर रेस्क्यू करने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर्स होते हैं तो वे ब्लास्ट होने लग जाते हैं। यहाँ पर सोंग एक लड़की को तो बचाकर बाहर ले आया था। अब सोंग ने तो आधा काम कर दिया था, बाकी का काम डॉक्टर का था। डॉक्टर उसको ठीक करने में लग जाती है और यहाँ पर डॉक्टर भी अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से अदा कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें सोंग दिखाया जाता है
जो कि रेस्क्यू कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला होता है। और लीडर भी बोलता है सोंग को कि वो जहाँ कहीं भी हो वहाँ से वापस आ जाए क्योंकि ये बिल्डिंग अब ब्लास्ट होने वाली है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर्स हैं। और लेकिन सोंग को वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है, इसलिए वो नीचे नहीं आता है। वो बच्चे को बचा लेता है और उसी के साइड वाला सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि डॉक्टर तो पूरी तरह से शॉक हो गई होती है और सभी लोग शॉक में थे। लेकिन फिर डॉक्टर के मुंह पर हल्की सी स्माइल आती है। अब हमें पता चलता है कि सोंग उस बच्चे को लेकर आ गया है और यहाँ पर सोंग ने अब जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाया है। लेकिन उसका लीडर उस पर गुस्सा करता है कि जब मैंने कहा था बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली है तो तुम क्यों नहीं आए। लेकिन उसका लीडर उसका दोस्त होता है, इसलिए उन दोनों में ज़्यादा बहस नहीं होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अमीरज़ादा आ जाता है जिसकी स्पोर्ट्स कार थी और वो बोलता है कि तुम जानते नहीं मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ और मेरी पहुँच कहाँ तक, मैं तुम सबको देख लूँगा। इसके बाद सोंग यैन उसे कंप्लेंट का रास्ता बताते हैं और ऑफिस का भी एड्रेस बाकायदा बताते हैं और बोलते हैं तुमसे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लेना। इसकी ये यादाश्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसी वजह से डॉक्टर स्माइल करते हुए इसे देखने लग जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने एक दफ़ा सोंग यैन से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उसने बात नहीं की। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर पहली बार स्कूल में आई थी और तभी से सोंग यैन उसे फर्स्ट साइट में ही प्यार कर बैठा था और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। वो अपनी क्लास से बाहर आकर उसी की क्लास के बाहर खड़ा होकर विंडो से उसे देखता रहता था और इसके बाद उसने अपने सेक्शन भी तब्दील करवा के उसी के सेक्शन में आ गया था और यहाँ तक कि वो उसका सीट मेट भी बन गया था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन जो डॉक्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहा करती थी, चुप चुप रहा करती। अब सोंग यैन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो चुप चुप रहा, ये देखिए कि सो ने नोटिस कर लिया था कि सोंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है और उसने वैसे भी उसे डॉक्टर के साथ खड़े हुए भी एक दफ़ा देखा था। वो उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उसे भुला नहीं सकते। लेकिन उसका कहना था कि मैं उसे बहुत अरसे पहले ही ओवरकम कर चुका हूँ। एक्चुअली इसी बीच सो एक चाल चली थी, उसने किसी भी लड़की का जिक्र नहीं किया था। वो उससे कहता है देखा तुम मानते हो कि तुम उसे लाइक करते हो क्योंकि तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। वो उससे कहता है कि अच्छी बात है, तुम भी किसी को डेट करो और मैं भी जल्दी शादी कर लूंगा। वो उससे और भी बहुत सारी बातें करना चाहता था लेकिन सोंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं डॉक्टर शू को जो कि अपने लग्जरी अपार्टमेंट में थी और उसने अपना एक बॉक्स खोला हुआ था जिसमें बहुत सारी उसके हाई स्कूल की यादें थी। एक्चुअली वो हमेशा सोंग को और बाकी सारे लोगों को अवॉइड करती थी लेकिन सोंग हमेशा उससे क्लोज होने की कोशिश करता था और एक दफा उसे कैंडीज टेस्ट करने के बहाने उसने उससे दोस्ती कर ही ली थी। उसने आज तक वही कैंडीज का बॉक्स अपने पास संभाल के रखा हुआ था जो कि सोंग ने उसे गिफ्ट किया था। शू बहुत शाय टाइप की लड़की थी और अक्सर बुली गर्ल्स उसके पीछे पड़ जाती थी लेकिन अब सोंग उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड बनकर चलता था जिसकी वजह से कोई भी उसके करीब नहीं आता था। शू ने तो सोंग की जैकेट भी संभाल कर रखी हुई थी और आज वही सारा कुछ याद कर रही थी। अब नेक्स्ट डे जैसे ही सोंग अपने ऑफिसर के पास जाता है तो वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। तुमने अपने टीम लीडर की बात नहीं सुनी, इसकी वजह से अपनी जान को खतरे में डाला और इसके अलावा तुमने एक स्पोर्ट्स कार को भी कल डैमेज किया है। सोंग इन बातों को टालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका बॉस बहुत ओवर रिएक्ट करता है और इसी बीच उसकी एक सीनियर खड़ी हुई थी जो कि उसकी साइड लेती है और उसकी जगह इन बातों को एक्सप्लेन करने लगती है। ऑल्दो सोंग में इतना एटीट्यूड था कि वो कह रहा था कि अगर आप मुझसे इतने नाराज है तो मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इन द एंड बॉस भी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि एक रिपोर्ट सबमिट कराओ और वो भी 3000 वर्ड्स की। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसकी सीनियर उसके साथ बहुत स्वीट है और हमेशा ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उसे बचा लेती थी। लेकिन बाहर जाकर वो सोंग से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी खुद की सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन सोंग उसे कोई भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। वहाँ की डॉक्टर्स आपस में गॉसिप कर रही थी और कहती हैं कि ये शूजिन बहुत बड़ी फैमिली की है और इसी की वजह से उसे बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिल गई है और इसी वजह से उसे जल्दी रिसर्च टीम में भी रख दिया है। उसकी जल्दी प्रोग्रेस देखकर बहुत से लोग उससे जेलस हो रहे थे और वो कहते हैं कि एक्चुअली वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। उसका फैमिली बिजनेस मैंग ग्रुप का था और इसी वजह से सारे लोग उसे अवॉइड करते हैं और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि स्टेटस डिफरेंस था। शूजिन को रोजाना वहाँ से पिकअप करने के लिए एक गाड़ी आया करती थी और आज भी उसे चन रिसीव करने के लिए आता है। उसने उसके लिए नई और महंगी गाड़ी खरीदी थी जो कि चिन को काफी पसंद आती है। अब जब वो वापस जा रही थी तो रास्ते में एक जगह रोड ब्लॉक था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुंची। वो फौरन से कार पार्क करके किसी की जान बचाने के लिए निकल जाती है क्योंकि यही तो उसका प्रोफेशन था और उसका पैशन भी। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि कार स्मैश हुई हुई है और उस कार में से रेस्क्यू का मिशन कर रहा होता है हमारा हीरो सोंग। उसे देखते ही वो वहीं की वहीं फ्रीज हो जाती है और इतने में उसे पता चलता है कि एम्बुलेंस आ गई है तो वो वहीं से मुड़ जाती है। लेकिन सोंग ने भी उसे वहाँ से जाते हुए देख लिया था, वो भी बस खामोश नजरों से उसे देखता रह जाता है। अब अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद सोंग और उसकी टीम बैठे हुए थे कि इतने में उनका इंस्ट्रक्टर वहाँ पर पहुँच आता है। सो उसके लिए सूप लेकर आया था क्योंकि उसे पता था कि मेरे फ्रेंड को टूथ एक है, वो यही पिएगा।
यहाँ पर सू को एक कॉल आती है जो कि वो साइड में चोरी चोरी जाकर सुनता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो या तो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता है या फिर यहाँ से अपना कहीं और ट्रांसफर करा रहा है। एक्चुअली वो ये सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कर रहा था। यहाँ पर सॉन्ग को भी शक हो जाता है। वो उससे कहता है कि क्या सिर्फ तुम ही पहचान सकते हो कि मुझे कोई चीज बॉदर कर रही है? मैं भी देख रहा हूँ कि तुम भी कुछ दिनों से अपसेट हो। लेकिन सू उससे कुछ भी शेयर नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉन्ग ने नहीं किया था। और फिर अगले ही दिन हॉस्पिटल में 2 टीम्स बना दी जाती है रेड जोन के लिए और उसमें 2 टीम लीडर बना दी गई थी, जिसमें से एक तो डॉक्टर शूचिन थी जबकि दूसरी डॉक्टर एक आम सी डॉक्टर थी जो कि वहाँ की काफी सीनियर थी। अब उस डॉक्टर की टीम में तो सारे लोग बहुत खुशी खुशी शामिल हो जाते, लेकिन शूचिन से सारे लोग डिस्टेंस रखते थे तो उसकी टीम में कोई भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब प्रोफेशन था तो उन्हें शूचिन की टीम में आना ही पड़ता है, लेकिन वो लोग खुश नहीं दिख रहे थे। और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सॉन्ग ट्रेनीज की ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ पर जल्दी जल्दी ऑपरेटर्स पहनने की प्रैक्टिस कर रहे होते और इसी बीच एक सोल्जर सही से ऑपरेटर्स नहीं पहन रहा था। उसका ऑपरेटर्स एक झटके में उतर जाता है। यहाँ पर सॉन्ग उससे कहता है कि ब्रीदिंग ऑपरेटर्स लोग छीन भी लिया करते हैं जो कि वहाँ के विक्टिम्स होते हैं, क्योंकि ये जिंदगी और मौत की जंग है। अगर तुमने ऑपरेटर्स ठीक से नहीं पहना तो समझो कि तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। अब वो काफी देर तक उनकी ट्रेनिंग कराता है और उसके बाद उन्हें शहर का ओवरव्यू दिखाता है। वो उनसे कहता है कि अगर तो तुम इस प्रोफेशन में आए हो कि तुम्हारी पब्लिसिटी होगी या तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ये याद रखो कि हम लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, मेरी भी बहुत आ चुकी हैं, क्योंकि हमारी फील्ड एग्रेसिव है, हम सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते। एक्चुअली उनका प्रोफेशन बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी जो खुशी उन्हें दूसरों की जिंदगी बचाकर मिलती है वो किसी और तरह नहीं मिल सकती थी। शूचिन बहुत अरसे बाद यूएसए से वापस आई थी और अब वो अपने पुराने स्कूल के रास्ते पर जाती है, जहाँ पर उसे पुरानी यादें आने लगती है जब वो और सॉन्ग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। एक दफा सॉन्ग ने वॉल पर कुछ राइट किया था जिसमें उसने सन लिखना था, लेकिन SUN की बजाय वो SON लिख देता है और ये गलती पॉइंट आउट करती है शूचिन और वो दोनों काफी हंसते हैं। आज वो वही जगह देखने के लिए गई हुई थी जहाँ पर उसकी और सॉन्ग की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी और फिर वो उसी एरिया में सॉन्ग के घर जाती है। सॉन्ग का घर बहुत पुराना सा था और वो किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हुआ लग रहा था। यहाँ पर दरवाजा उसकी सिस्टर मियाओ खोलती है जो कि सामने शूचिन को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे सॉन्ग का पूछती है तो वो उसे याद दिलाती है कि अब किस मुंह से उसे पूछने के लिए आई हो, तुम्हें याद नहीं कि तुमने उसके साथ क्या किया था? और वो उससे कह देती है कि मेरे भाई की लाइफ में दोबारा आने का सोचना भी ना, वो अगले साल शादी कर रहा है और अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है। और इतने में आंटी आती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि सॉन्ग यहाँ नहीं रहता। अब अंदर जाकर आंटी को तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन म्याओ बड़ी मीन हो रही थी। वो कहती है कि जो उसके साथ किया है इससे कई गुना ज्यादा बुरा उसने हमारे भाई के साथ किया है और शायद अब इसे रियलाइज हो गया है अब्रॉड से वापस आकर कि इसे मेरे भाई जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। इतने में सॉन्ग की मम्मी कहती है कि मैंने भी फील किया है कि जैसे सॉन्ग अभी तक इसे भुला ही नहीं पाया। एक्चुअली मम्मी ने सॉन्ग के लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज की थी, लेकिन वो कभी भी जाने के लिए मानता ही नहीं था। अब म्याओ को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि चाहे जो भी हो जाए इस लड़की को तो मैं अपने भाई की लाइफ में दोबारा नहीं आने दूंगी। उधर शूचिन जब आज काम पर थी तो उसके पास एक पेशेंट आती है जिसको बिल्कुल माइनर सी इंजरी थी बर्निंग की वजह से। वो उसको जल्दी जल्दी मेडिसिन दे देती है और उसके बाद एक फायर फाइटर जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था उसको इमरजेंसी में देखने के लिए जा रही थी। लेकिन यहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड बहुत मीन होने लगता है और उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है कि तुमने मेरी वाइफ को ठीक से नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर एंड टाइम पर सॉन्ग पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जो कि उसने शू पर उठाया था। अब वो उस आदमी को वहीं रोके रखता है जबकि शू को कहता है कि जाओ तुम अपना काम करो। अब जब शूचिन अंदर उस सोल्जर का ट्रीटमेंट कर रही थी तो बाहर सॉन्ग अपने ही साथी पर गुस्सा कर रहा था। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ टूटे हुए थे, तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वो आदमी उस डॉक्टर को हिट करने वाला था, तुम कैसे तमाशाई बन सकते हो? अब उसके अंडरलिंग ने जवाब देने की बजाय ये जरूर समझ लिया था कि ये डॉक्टर हमारे बॉस के लिए काफी स्पेशल है। अब जैसे ही शूचिन बाहर आती है उसकी नजरें तलाश कर रही थी सॉन्ग को, लेकिन वहाँ पर मौजूद सोल्जर कहता है कि हमारा चीफ अभी बाहर चला गया है, क्या आप उसी को तलाश कर रही हैं? अब यहाँ पर शूचिन दौड़ती हुई उसके पीछे जाती है, उसे आवाज देकर रोकती है और फिर वो मुड़ता है और उससे बहुत नॉर्मली बात करने लगता है कि जैसे उनके बीच कुछ भी स्पेशल नहीं था, वो सिर्फ हाई स्कूल फ्रेंड्स थे। और वो उसको ये भी रियलाइज करा देता है कि अभी जो कुछ भी मैंने किया था तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड के लिए किया था जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। शूज से कहती है कि क्या थैंक्स करने के लिए मैं तुम्हें कॉफी पर ले जा सकती हूँ, लेकिन आगे से सॉन्ग का कहना था मुझे कॉफी पिलाने के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लगी है, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। और फिर इसके साथ ही उससे पुरानी यादें आने लगती हैं। एक्चुअली सॉन्ग स्मोकिंग किया करता था और उसको शूचिन ने एक ऐसा लाइटर लेकर दिया था जिस पर उसकी फोटो बनी हुई थी ताकि जब भी वो स्मोकिंग करे तो उसे शूचिन का ख्याल आ जाए और वो क्विट कर दे।